हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो 3 टॉपिक पे करेंगे। पहला है जो एनसीईआरटी जो किताबें हैं उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में, कि कौन कौन से चेंजेस कौन करेगा और कौन सी कमेटी बनाई गई है, और यहाँ से जितने भी सवाल बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जादुई पिटारा की जो स्कीम लाई गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में। ये भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तैयारी कर रहे हैं अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको हमारी पहले की वीडियोस मिल जाएंगी और सभी टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि जो एनसीईआरटी है उनमें जो चैप्टर्स हैं उसको चेंज करने की बात की जा रही है। जैसे आप 12th क्लास की हिस्ट्री की अगर बुक देखेंगे तो उसमें जो मुग़ल एम्पायर का जो चैप्टर्स है उसे हटा दिया गया है। और भी बात की जा रही है कि एनसीईआरटी में से कुछ ऐसे कंटेंट हटा दिए जाएं जो काफ़ी पुरानी हो चुके हैं, और उसकी जगह पे नए नए कंटेंट जो हैं डाले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए जब ऐसा किया गया तो काफ़ी विरोध भी हुआ। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने और उसके गवर्नमेंट ने एक कमेटी की बात की कि हमें एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करवाना और उसको रिव्यू करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तक को संशोधित करने के लिए, याद रखना, NIEPA के चांसलर जो हैं MC पंत की अध्यक्षता में जो है 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सहायक सामग्री समिति की स्थापना की है। याद रखना है आपको। यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं इसी वीडियो को MCQ में डालता तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते, इसलिए मैंने क्या किया है कि सारे फैक्ट्स को PPT के थ्रू जो है आपको बता रहा हूँ। और ये फैक्ट हैं सारे के सारे। इसमें क्वेश्चन बनाने में मेरा भी टाइम लगता है और आपको भी जो है वीडियो फिर देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए जो है मैं सारे फैक्ट्स ही आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी ने 3 से लेकर के 3rd से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ बुक्स हैं उनको चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है तो याद रखना है MC पंत हैं। कौन है ये चांसलर हैं NIEPA के। और 19 सदस्य जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति, यहाँ पे राष्ट्रीय आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षण सामग्री समिति की स्थापना जो है की जाएगी। ठीक है, और इसमें सदस्य कौन कौन रहेंगे? इसमें सदस्य जो हैं वो हैं सुधा मूर्ति। ठीक है, सब जानते हैं, इन्फोसिस की को फाउंडर हैं ये। और शंकर महादेवन, इन्हें भी सब जानते हैं। संजीव सान्याल और अन्य सदस्य इसमें शामिल है। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और संजीव सान्याल। ठीक है, और इस समिति का लक्ष्य जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है NEP 2020, इसके तहत स्कूली शिक्षा के लिए जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या कहें कि पाठ्यक्रम की संरेखित करना होगा इनका काम। ठीक है, तो रूपरेखा एक तरीके से बनाएंगे ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है किताबों में क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये सब जो है इसमें चर्चा की जाएगी। किसके द्वारा? तो इस समिति के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई है। कौन कौन सी क्लास के लिए? तो 3rd से लेकर 12th क्लास तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चेंजेस करने के लिए कितने सदस्य हैं? 19 सदस्य हैं। तो जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो MC पंत इसके सदस्य हैं। ठीक है, और उसके बाद गणितज्ञ मंजुल भार्गव, ठीक है ना, मंजुल भार्गव जो है इसके सह अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, सह अध्यक्ष जो है इसके मंजुल भार्गव हैं। और ये मंजुल भार्गव जो है प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और काम मैंने आपको बता दिया कि भाई समिति जो है शिक्षण सामग्री जो है विकसित करेगी और पाठ्यचर्या क्षेत्र में समूहों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और हालिया विवाद जो था एनसीईआरटी का उसी को देख करके जो है ये बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही एनसीईआरटी में टॉपिक्स डिलीट करने की बात की गई थी तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है इस पर आपत्ति जाहिर की थी। तो ये कमेटी जो है इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मकता लोगों के अंदर ना आए, इस प्रकार से जो है ये पाठ्य पुस्तक बनाएगी।
जादुई पिटारा स्कीम ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पे आपको ले लिया है। क्या है जादुई पिटारा स्कीम? ठीक है, तो हम सबको पता है कि नई शिक्षा नीति जो आई थी उसमें खेलकर सीखने पर बात की गई है, ठीक है ना, खेलकर सीखने पर बात की गई है। तो बस उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए जो है जादुई पिटारा नाम की स्कीम जो है लाई गई है। तो ये प्लेबुक, पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, वर्कशीट और स्टोरी बुक का एक सेट है। क्या है जादुई पिटारा? तो जादुई पिटारा जो है ये ब्लैक बुक और पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, वर्कशीट और स्टोरी बुक का एक सेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि जादुई पिटारा में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्ले बुक, पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, वर्कशीट, स्टोरी बुक, इनका एक सेट है। और ये जो सामग्री है ये बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। और सामग्री 5 प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों अर्थात साक्षरता विकास, सकारात्मक सीखने की आदत, ठीक है, सकारात्मक सीखने की आदत और सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास और नैतिक विकास पर केंद्रित है। ठीक है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं सर्वगीण विकास पर जो है इसमें बल दिया जा रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ इसमें किस किस विकास पे बल है। तो याद रखना, साक्षरता विकास पे, सकारात्मक सीखने पे, ठीक है ना, सकारात्मक सीखने की आदत पर, और सांस्कृतिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, सामाजिक भावनात्मक विकास पर और नैतिक विकास पर। क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है वो खेल कर सीखे। ठीक है, खेल कर सीखे। और भारत सरकार अमृत सर्जन के पथ पर जो है अग्रसर है। याद रखना है, अमृत सर्जन के पथ पर अग्रसर है और शिक्षण सामग्री भारत को इसे हासिल करने में जो है मदद करेगी। ये जो शिक्षण सामग्री लाई गई है जादुई पिटारा के तहत, वो इस अमृत सर्जन को हासिल करने में जो है मदद करेगी। और अमृत पीढ़ी भारत की भावी पीढ़ी को कहा गया है यहाँ पर। वे देशभक्त, जिम्मेदार और कर्तव्यपरायण हैं। वे सरकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और देश के कल्याण में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। ठीक है, इन्हें अमृत पीढ़ी को ही जो है भावी पीढ़ी यहाँ पर कहा गया है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो है 73%, 73% है। हालांकि वित्तीय साक्षरता की अगर हम बात करें तो यह दर और भी कम है, 24% है। तो दुनिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो बजट लाया गया वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, उन्होंने अपने इस बजट में जो है इसको सुधारने की जो है बात की थी। और पढ़ने की जो आदत है उसको विकसित करने और देश की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने का निर्णय जो है वो सरकार ने लिया था। अब ये क्या ज़रूरत है इसके राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को लाने की? यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहला, लाइब्रेरी मुख्य रूप से जो है किशोरों और बच्चों को केंद्रित होगी। ठीक है ना, यानी किशोरों और बच्चों से संबंधित जो है यहाँ पर उन्हें अध्ययन सामग्री मिलेगी। और वित्तीय संगठन पुस्तकालयों में आयु उपयुक्त वित्तीय सामग्री का योगदान देंगे। ठीक है, वित्तीय संगठन से जुड़ेंगे। अब वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फाइनेंशियल जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और नेशनल लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो है वो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पहले की वीडियोस अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोस को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू के थ्रू भी ला सकता था, लेकिन उससे जो है आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया। अगर इस तरह की वीडियोस आपको नहीं चाहिए, अगर आप एमसीक्यू में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियोस जो होगी हम एमसीक्यू पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।